नमस्कार। आज हम डीजीएफटी यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय की हैंडबुक के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, ई कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया के बाजारों तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरा सोचिए कि दुनिया भर में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का बाजार कितना बड़ा हो सकता है। एक अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, 2 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौका जरूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 2 ट्रिलियन डॉलर के जिगैंटिक अवसर में भारत और हमारे बिजनेस की जगह कहाँ है, हमारी हिस्सेदारी कितनी हो सकती है। यही वो सवाल है जो हमें आगे की प्लानिंग के लिए सोचना होगा। और देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य भी कुछ कम नहीं है। सरकार ने 2030 तक सिर्फ सामान के एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। और इस टारगेट को पूरा करने में ई कॉमर्स यकीनन एक बहुत मजबूत पिलर साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि आखिर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करने वालों के लिए एक गेम चेंजर क्यों है। ये पुराने तरीकों से इतना अलग और बेहतर कैसे है। अब देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पारंपरिक तरीके से एक्सपोर्ट करने में क्या होता था? बाजार ढूंढो, फिर मार्केटिंग करो, पेमेंट्स के लिए अलग सिस्टम बनाओ, फिर लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द। ये सब अलग अलग और काफ़ी मुश्किल काम थे। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, इन सभी सर्विसेज को एक ही जगह पर ले आए। इससे एक्सपोर्टर्स का समय भी बचता है और पैसा भी। और इसके फायदे तो साफ साफ दिखते हैं। घर बैठे बैठे पूरी दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंच बन जाती है। आपका ब्रांड लोकल नहीं ग्लोबल बन जाता है। पारंपरिक एक्सपोर्ट के मुकाबले दुकान या ऑफिस का खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीच में कोई नहीं, आप सीधे कस्टमर को बेचते हैं, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। साथ ही अगर देश में सीजनल डिमांड कम भी हो, तो दुनिया के किसी और कोने में आपके प्रोडक्ट की मांग बनी रहती है। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि मौका बहुत बड़ा है। पर अगला सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर बेचें तो क्या बेचें? कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है? कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें भारत को एक नेचुरल एडवांटेज हासिल है, जैसे हमारे कपड़े और हैंडलूम्स, चमड़े का सामान, खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स और होम डेकोर, जेम्स एंड ज्वेलरी, और हाँ, हमारे आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स। इनकी तो पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान है। इन पर फोकस करने से सेलर्स को एक मजबूत शुरुआत मिल सकती है। लेकिन हाँ, कुछ भी बेचने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी में किस कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर सामान मुक्त यानी फ्री कैटेगरी में है, जिन्हें आप बिना किसी खास इजाज़त के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और बहुत ही कम निषिद्ध या प्रोहिबिटेड हैं, जिनका एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो अपने प्रोडक्ट का ITC/HS कोड चेक करना कभी न भूलें। अच्छा, प्रोडक्ट तो चुन लिया। अब अगला कदम है सही बाजार और सही कस्टमर्स को ढूंढना। आखिर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन और कहाँ पर? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हमें बताते हैं कि पैसा कहाँ है। अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों को देखिए। यहाँ का मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ हर खरीदार ऑनलाइन शॉपिंग पर हर साल हजारों डॉलर खर्च कर रहा है। मतलब यहाँ खरीदने वाले लोग पहले से ही मौजूद हैं। और एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को टारगेट करना। अमेरिका, UAE, UK, कनाडा जैसे देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, जिन्हें हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, त्योहारों से जुड़ा सामान और खाने पीने की चीज़ों की हमेशा तलाश रहती है। ये एक तरह से रेडीमेड मार्केट है। अपनी सेल्स को बूस्ट करने का एक और शानदार तरीका है ग्लोबल सेल्स इवेंट्स का फ़ायदा उठाना। जैसे ब्लैक फ्राइडे, सिंगल्स डे या फिर बैक टू स्कूल जैसे मौक़ों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इन दिनों के लिए खास ऑफर्स और प्रमोशंस तैयार करके बिक्री को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या और कहाँ की बात कर ली। अब बात करते हैं कैसे की। अगर कोई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है, तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रही एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। देखिए, शुरुआत करने के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपनी फर्म का पैन कार्ड बनवाइए। फिर एक बैंक अकाउंट खोलकर उस ब्रांच से AD कोड लीजिए। इसके बाद GSTIN के लिए रजिस्टर करें, और आखिर में DGFT के पोर्टल पर ऑनलाइन इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी IEC के लिए अप्लाई करें।
आपका ऑनलाइन कैटलॉग ही आपकी वर्चुअल दुकान है, इसलिए इसका शानदार और प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स की एकदम साफ और हाई क्वालिटी तस्वीरें लगाएं। उनका डिस्क्रिप्शन सरल रखें पर पूरी जानकारी दें और वेबसाइट का डिज़ाइन ऐसा हो कि कस्टमर को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए। यही चीज़ें कस्टमर का भरोसा जीतती हैं। अब हम आ गए हैं आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, यानी सामान भेजना, पैसे लेना और अगर कोई सामान वापस आए तो उसे मैनेज करना। चलिए लॉजिस्टिक्स, पेमेंट और रिटर्न की इस पहेली को भी सुलझाते हैं। सामान भेजने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है पोस्टल रूट यानी इंडिया पोस्ट के जरिए। ये 2 किलो तक के हल्के पैकेजेस के लिए एक बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। दूसरा है कुरियर रूट, जो कमर्शियल शिपमेंट्स के लिए होता है और जिसे बड़ी बड़ी कुरियर कंपनियां संभालती हैं। अपने प्रोडक्ट के वजन और वैल्यू के हिसाब से सही तरीका चुनना चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट्स को लेकर अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेटवे के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी है, आरबीआई के नियमों के हिसाब से एक्सपोर्ट की तारीख से 9 महीने के अंदर पेमेंट भारत आ जाना चाहिए। कोई भी पेमेंट सर्विस चुने तो उसकी फीस, एक्सचेंज रेट और सिक्योरिटी को कंपेयर करना न भूलें। और हाँ, रिटर्न से घबराना नहीं है, ये ई कॉमर्स का एक नॉर्मल हिस्सा है। अच्छी खबर ये है कि अब नियम बदल गए हैं, जिससे वापस आए हुए सामान को ऑथराइज्ड कुरियर के जरिए वापस भारत लाना काफ़ी आसान हो गया है। और इस पूरी चर्चा का सार इस एक लाइन में छिपा है। पूरे साल डिमांड बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग बाजारों का फायदा उठाएं। ये सोच बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। तो अब रास्ता भी साफ है और अवसर भी सामने है। सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि ये ग्लोबल सफ़र शुरू कब होगा।